अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। हम इस्लामिक फाइनेंस का टॉपिक स्टार्ट कर किया था हमने। तो आज हम उसको प्रॉपरली आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में से देख लेते हैं। इस्लामिक फाइनेंस से क्या मुराद है। हमने ये कहा था कोई भी ऐसी फाइनेंसिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इस्लामिक शरीयत के मुताबिक की जाए जिसको इस्लामिक लॉ कहते हैं। ठीक है। इस्लामिक शरीयत के मुताबिक जो भी ट्रांजैक्शन की जाए वो इस्लामिक फाइनेंस में आएगी। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको इस्लामिक फाइनेंस ने प्रोहिबिट किया हुआ है, शरीयत में ममनू है, अगर आप उसको परफॉर्म करेंगे तो वो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में आएगा, वो इस्लामिक फाइनेंसिंग में नहीं आ सकता। तो तमाम वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शरीयत इस्लामिक लॉ की गाइडलाइंस के मुताबिक हो वो इस्लामिक फाइनेंसिंग में है। बाकी सारी जो शरीयत की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है या जो भी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, अगर हम वो करें तो फिर वो इस्लामिक फाइनेंसिंग में नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये कहा कि इंटरेस्ट की प्रोहिबिशन है। इंटरेस्ट क्या होता है? लोन की ट्रांजैक्शन पे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेंडर जो है जो बोरोवर से लेता है। उसके अलावा स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई जुआ कोई सट्टेबाजी, वो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में तो आ सकता है, इस्लामिक फाइनेंसिंग में नहीं। इस्लामिक फाइनेंसिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करें एक्चुअली उसमें कोई रियल इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो, कोई रियल एसेट इन्वॉल्व होना चाहिए। रियल इकोनॉमी का मतलब रियल एसेट इन्वॉल्व हो, कोई भी अंडरलाइंग एसेट की एक्सचेंज हो रही हो। दूसरा, जो लेंडर है जो पैसे देने वाला है वो एक्स्ट्रा अमाउंट बोरोवर से चार्ज ना कर सके। उसके अलावा तीसरा, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं वो रिस्क एंड रिवॉर्ड यानी वो प्रॉफिट लॉस शेयर करें और रिस्क भी उसके साथ जो अटैच है प्रॉफिट के साथ वो भी शेयर करे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी सिर्फ बेनिफिट क्यों तो एंजॉय करे लेकिन जब रिस्क की बारी आए तो वो अदर पार्टी पे ट्रांसफर हो जाए। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें या ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ऐसी कोई भी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों शामिल हैं, देन वो एक्सेप्टेबल है। अगर प्रॉफिट के साथ लॉस भी बियर करे या रिस्क ऑफ लॉस भी बियर करे देन वो ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट की सर्टेनिटी है बट लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, रिस्क ऑफ लॉस अगर एक पार्टी बियर नहीं कर रही, सिर्फ बेनिफिट्स को ही इंजॉय कर रही है, तो वो भी इस्लामिक फाइनेंसिंग के तहत ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो बेनिफिट्स और लॉस दोनों को इंजॉय करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में जो हमारे पास पहला मोड है वो मुशारका है। जी बेटा, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में जो हमारे पास पहला मोड ऑफ फाइनेंसिंग है दैट इज मुशारका। जी, मुशारका को समझाने के लिए ये एक एग्जांपल है, ये डायग्राम है समझा रही है। देखें जी, मुशारका में क्या है ये समझाने के लिए है, बाकी इसको आपने याद नहीं करना। याद तो आपने ये प्रिंसिपल करने हैं। जी, मुशारका में क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, आपने इसको जेहन में रखना है। इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल चाहिए। तो एक तरफ नंबर वन पे इस्लामिक बैंक है, वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कस्टमर यानी हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो अपनी एक्सपर्टीज और अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों पार्टीज भी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं लेकिन कैपिटल की कंट्रीब्यूशन दोनों की एसेंशियल है। तो एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए बैंक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस्लामिक बैंक, और एक कंपनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है और अपनी एक्सपर्टीज भी। उसके बाद दोनों अपना ये कैपिटल प्रोजेक्ट में एसेट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में पड़ा नहीं रहता बल्कि एसेट्स की फॉर्म में वो इन्वेस्ट हो जाता है। उन प्रोजेक्ट के एसेट्स को यूटिलाइज करके जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाया जा रहा है
जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो बैंक में और कस्टमर में एज पर एग्रीड रेशो शेयर होगा। लेकिन अगर लॉस हो जाता है किसी किस्म का उस प्रोजेक्ट से, तो बैंक और कस्टमर के दरमियान जो लॉस है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसमें 60% कैपिटल जो है वो बैंक का है, 40% कैपिटल कस्टमर का यानी फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड का है। तो उस केस में जो लॉस है 60% विल बी बोर्न बाय इस्लामिक बैंक एंड 40% लॉस विल बी बोर्न बाय कस्टमर। तो वो कहता है मुशारका एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज आपस में प्रॉफिट शेयर करती हैं, और लॉस को शेयर किया जाता है, जॉइंट वेंचर के लॉस को शेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं हुआ तो वो लिख लेते हैं हम एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा वो कहता है प्रॉफिट की प्री डिटरमिन्ड रेशो होती है, लेकिन लॉस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के मुताबिक है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है और ये टेम्परेरी भी हो सकता है। मेन जो खूबी ये है कि दोनों पार्टीज कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं, दोनों पार्टीज एक्सपर्टीज भी कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो ये शो कर रही है, जहाँ नेट से मैंने पिक किया है, कि दोनों भी कर सकती हैं, कोई एक भी कर सकती है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली है ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, और ये जो रेड वाली है ये एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट हो रही हैं। तो वैसे दोनों पार्टीज कैपिटल और एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये मुशारका था। इसके मुकाबले में जो दूसरा मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जो बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह है वो मुदारबा है। तो मुदारबा फाइनेंसिंग में क्या होता है? जी देखें जी, मुदारबा फाइनेंसिंग में ये आपको डायग्राम समझ आ रही होगी जी। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, उस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो इस्लामिक बैंक के पास तो फंड्स हैं, लेकिन जो कंपनी है या कस्टमर है उसके पास पैसों की पैसे नहीं है। तो इसमें एक पार्टी जो है वो अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरी पार्टी 100% कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर आप इसकी नंबरिंग देखें तो सबसे पहले इस्लामिक बैंक के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान, जो बैंक का कस्टमर है जैसे एक्स लिमिटेड है, उसका कोई मैनेजर जो है वो बैंक के साथ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करता है। मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो बैंक है इस्लामिक बैंक, जिसको रब्बुल माल कहते हैं, इस्लामिक बैंक कैपिटल जो है वो मुदारिब को दे देता है ताकि वो उस पैसे को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। डायरेक्ट प्रोजेक्ट में भी लग सकता है, लेकिन ये डायग्राम बता रही है कि जो इस्लामिक बैंक है वो पैसे मुदारिब को प्रोवाइड करेगा, और मुदारिब एक्सपर्टीज इन्वेस्ट करेगा अपनी, और रब्बुल माल यानी इस्लामिक बैंक के फंड्स इन्वेस्ट करेगा। तो दो चीज़ें इन्वेस्ट हो रही हैं, एक्सपर्टीज और कैपिटल। एक्सपर्टीज जो हैं वो मुदारिब अपनी एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर खुद कर रहा है, और कैपिटल वो बैंक वाला यूज कर रहा है। उसके बाद जब प्रॉफिट होता है उस प्रोजेक्ट से, तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशो बिटवीन द मुदारिब एज वेल एज रब्बुल माल। ये देखें प्रॉफिट की रेशो, प्रॉफिट की शेयरिंग दोनों में है। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो ये 3B में लॉस है, तो प्रोजेक्ट से जितना भी लॉस होगा वो एंटायरली रब्बुल माल या इस्लामिक बैंक बियर करेगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अगर लॉस नेग्लिजेंस ऑफ द मुदारिब की वजह से हो, या उसने बहुत ज्यादा हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया है रब्बुल माल का, देन ये भी लॉस बियर कर सकता है। इस पे भी लॉस आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि रब्बुल माल और मुदारिब के दरमियान जो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी नेचर क्या है, दोनों ने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इसी डायग्राम की बेस पर अगर हम पढ़ें तो वो कहता है मुदारबा एक पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप इन द प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप इन द लॉसेस नहीं है। कहता है एक पार्टी इसमें कैपिटल देती है जिसको रब्बुल माल कहते हैं, और दूसरी पार्टी अपनी लेबर या सर्विसेज या एक्सपर्टीज देती है जिसको मुदारिब कहते हैं। ठीक है, मुदारिब बी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन रब्बुल माल की कॉन्सेंट से।
अगर रब्बुल माल अलाउ करेगा तो वो अपना अपना पैसा लगाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वर्किंग पार्टनर यानी मुदारिब की है कि वो कोई भी गैर कानूनी काम ना करे या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ना करे। अगर उसने कोई भी गैर कानूनी काम या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की तो उस केस में जो वर्किंग पार्टनर यानी लाइबल, वो जो मुदारिब है वो लॉसेस के लिए जिम्मेदार होगा। उसके बाद वो कहता है जी मुदारबा दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा और अनरिस्ट्रिक्टिव मुदारबा। रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा में जो ये रब्बुल माल है, ये मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि पैसों को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। स्कोप स्कोप डिफाइन करेगा। ये स्कोप का मतलब है किन किन एक्टिविटीज में पैसा लगाया जा सकता है, तो स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई करेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड में मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी बात नहीं लिखी होगी, कहीं भी पैसों को जो लॉफुल एक्टिविटी है उसमें मुदारिब इन्वेस्ट कर सकता है। तो दो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में मुशारका और मुदारबा। अगर आपसे कहा जाए दोनों में फर्क क्या है, दोनों पार्टीज विल प्रोवाइड द कैपिटल, और मुदारबा में ओनली वन पार्टी विल प्रोवाइड द कैपिटल। वहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे। यहाँ प्रॉफिट में तो शेयरिंग दोनों करेंगे, लेकिन लॉस विल एंटायरली बॉर्न बाय द रब्बुल माल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अगला है वो है मुराबा। जी, मुराबा तीसरे नंबर पे। मुशारका मुदारबा के बाद जो तीसरा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, दैट इज मुराबा। ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये सारी आईकैप की किताब में से हैं, लेकिन जो ये पिक्चर है ये आईकैप की किताब में से नहीं है, ये नेट से हमने उठाई है, जो जहां से समझ आ जाए अच्छी। बाकी वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है हर किताब में। मसला ये है, हर बैंक की अपनी प्रैक्टिस है। इस्लाम ने एक जनरल गाइडलाइन दिया है, बाकी सारे बैंकों ने अपने मुताबिक उसको अरेंज किया हुआ है, तो वो मुफ्ती से अप्रूव करवाते हैं इसको। इसीलिए आपको इनमें थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। आ जाए जी। जी, मुराबा जो है ये एक सेल है, ऐसी सेल जिसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल कहते हैं, जिसमें जो सेलर होता है वो अपनी कॉस्ट को अनाउंस करता है लाजमी कि मेरी कॉस्ट क्या और मैं प्रॉफिट कितना ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और जो बायर है, वो बायर यानी परचेजर, वो पैसे लमसम भी दे सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है। तो मुराबा एक सेल परचेज का एग्रीमेंट है, ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है। ठीक है। मुदारबा और मुशारका दोनों कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग की ट्रांजैक्शन है, और मुराबा जो है ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है। इसमें कोई एसड या कोई रॉ मटेरियल कोई भी चीज सेल परचेज हो सकती है, तो ये कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन भी कहते हैं इसे। तो ये ट्रेडिंग एग्रीमेंट है। तो जरा इसकी भी एक किस्म की पिक्चर देख लेते हैं। जी जनाब। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसको अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लांट चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए। तो ये डायग्राम उस चीज को शो कर रही है। तो मिसाल के तौर पर ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, या बायर है जिसको अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लांट या मशीन या कोई भी गुड्स चाहिए। तो वो इस्लामिक बैंक के पास जाता है और कांटेक्ट करता है, उन्हें कहता है जी हमें फलां प्लांट या गाड़ियां या कोई चीज हमें चाहिए, हमारे पास लेकिन पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है लमसम परचेस करने के लिए, तो आप हमें ले दें, हम आपसे परचेस कर लेंगे। यानी सबसे पहले एक्स लिमिटेड या जो क्लाइंट है जिसको बायर भी कहा है यहाँ पर,
ये प्रॉमिस करता है इस्लामिक बैंक से कि आई विल परचेज द मशीनरी फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद पैसे इसके पास कोई नहीं होते, ये इस्लामिक बैंक को कहता है। इस्लामिक बैंक इससे इसके कहने पर आगे जाकर किसी सप्लायर से वो मशीनरी का ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये नंबर 2 ऑर्डर प्लेसमेंट है, यानी पहले नंबर पर एक्स लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वेस्ट की और प्रॉमिस किया कि आई विल परचेज द प्लांट एंड मशीनरी। इस प्रॉमिस की वजह से जो इस्लामिक बैंक है, जिसको सेलर कहा गया है, इस्लामिक बैंक सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता है। और सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने के साथ जैसे ही सप्लायर डिलीवरी का प्रॉमिस करके डिलीवरी देता है, तो सप्लायर गुड्स या मशीनरी डिलीवर करता है। और ये सप्लायर को पेमेंट स्पॉट पे लमसम पेमेंट, स्पॉट का मतलब है जिस दिन डिलीवरी है उसी दिन लमसम पेमेंट करके सप्लायर को क्लियर कर देता है। तो अब सप्लायर का काम खत्म हो जाता है। सप्लायर ने अपनी चीज इस्लामिक बैंक को डिलीवर कर दिया है। अब जितनी कॉस्ट पे चीज आई है, इस्लामिक बैंक अपनी कॉस्ट प्लस उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करता है, जो कि इस क्लाइंट को बताता है वो कि जनाब मेरी कॉस्ट ये है प्लस मैं इतना प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये मुराबा कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों डिक्लेयर करता है बैंक। और दोनों के साथ, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है जिसके तहत ये डिसाइड होता है कि पेमेंट किस तरह की जाएगी। तो उसके बाद इस्लामिक बैंक जो है वो गुड्स या मशीनरी क्लाइंट को डिलीवर कर देता है, और क्लाइंट अपने एग्रीमेंट के तहत, मुराबा कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। मोस्टली ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है, लेकिन कई दफा ये पेमेंट लमसम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 3 माह बाद पैसे होंगे, इनको लगता है कि 3 माह बाद पैसे हमारे पास आएंगे, लेकिन अब 3 माह बाद अगर हम मशीनरी ऑर्डर करते हैं तो काम लेट हो जाएगा। तो वो आज ही जाते हैं इस्लामिक बैंक के पास, उनसे प्रॉमिस करते हैं, ऑर्डर आज ही प्लेस होता है। इस्लामिक बैंक मशीन ले लेता है, इनको डिलीवर कर देता है। ये डिलीवरी के 3 माह के बाद लमसम पैसे इकट्ठे ही दे देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो एक्स लिमिटेड है, ये मुराबा कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दे। तो ज्यादातर वैसे पेमेंट जो की जाती है वो इंस्टॉलमेंट में की जाती है और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ। मसलन ये 2 लाख रुपए की गुड्स हैं या प्लांटर मशीनरी है, तो इस्लामिक बैंक 2,50,000 रुपए पे बेचेगा। एक्चुअली इस्लामिक बैंक कर्जा नहीं देता, इस्लामिक बैंक चीजें देता है। जो अंडरलाइंग कमोडिटी है, रियल एसेट है, वो रियल एसेट में डील करता है। तो अब आप यहाँ पे देखें, इस्लामिक बैंक सेलर का रोल प्ले कर रहा है। ये सेलर था इधर, और इस ट्रांजैक्शन में यहाँ इस्लामिक बैंक बायर था। लेकिन जब इसने क्लाइंट के साथ, ये वाले क्लाइंट के साथ ट्रांजैक्शन की है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस्लामिक बैंक इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेलर, और वो अल्टीमेट बायर है। तो ये इसकी अब कंडीशन काफी ज्यादा है। कभी भी मुराबा कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं हो सकता, पहले ये प्रॉमिस होगा, चीजें डिलीवर होंगी, इस सब का सीक्वेंस हो, एग्रीमेंट के बाद गुड्स अवेलेबल हो, डिलीवरी वाली गुड्स एग्जिस्ट करती हो। और बहुत सी कंडीशन है। हाँ जी, और सी बहुत सी कंडीशन है, तो वो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है जी। आते हैं इसकी तरफ कि आई कैप ने क्या लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इस्लामिक बैंक एक पार्टी से चीजें खरीद के दूसरी पार्टी को बेच रहा है और दरमियान में अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है। इस्लामिक बैंक जस्ट लाइक अ मिडल मैन, आरती टाइप है बस। मुराबा में, मुराबा इज अ सेल परचेज एग्रीमेंट। अब ये सेल परचेज इन्वेंट्री की भी हो सकती है और प्लांट एंड मशीनरी की भी हो सकती है। ओके बेटा, हम आते हैं जरा आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। वो कहता है जी, मुराबा जो है वो सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज में जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनमें यूज होने वाला इस्लामिक फाइनेंसिंग मेथड है, जो कि रिबा फ्री ट्रांजैक्शंस के लिए है या रिबा फ्री ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करता है। ये ख़ास किस्म की सेल है जिसमें जो सेलर है, सेलर से मुराद यहाँ पे जो
इस्लामिक बैंक है वो अपनी कॉस्ट क्लियरली मेंशन करता है बायर को। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है जी जितना वो प्रॉफिट मार्कअप ऐड कर रहा है वो भी पता होता है बायर को, यानी हमारे इस केस में एक्स लिमिटेड को कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों पता है। तीसरे नंबर पर नंबर वन ये है, नंबर टू ये है, नंबर थ्री ये है कि वो कहता है मुराबा एक कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन है जिसमें सेलर अपनी कॉस्ट को एक्सप्रेस करता है और जितना प्रॉफिट ऐड करता है वो भी एक्सप्रेस करता है, जिसकी पेमेंट ये जो बायर है या ये लमसम करेगा या इंस्टॉलमेंट में करेगा। मोस्टली ये पेमेंट जो होती है ये इंस्टॉलमेंट में होती है, और जो प्राइस होती है वो डाउटफुल प्राइस नहीं होती, एब्सोल्यूट कंफर्म प्राइस एग्री होती है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। अब जहां लफ्ज सेलर इस्तेमाल हो रहा होगा उससे मुराद आपका ये इस्लामिक बैंक है, जहां लफ्ज बायर इस्तेमाल हो रहा होगा वहां ये कस्टमर है। ठीक है। अच्छा, अब उसकी कुछ कंडीशन है मुराबा की जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा याद करनी है। सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट मैटर है यानी जो भी आइटम है जो सेल परचेज हो रही है वो जिस पॉइंट पे सेल हो रही है उस वक्त वो एग्जिस्ट करनी जरूरी है। ये ना हो कि वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना कर रही हो और बाद में फ्यूचर में वो एग्जिस्टेंस में आए। तो मसलन अगर गाड़ी का या कोई मटेरियल की मुराबा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो मटेरियल मौजूद होना चाहिए सप्लायर से लेके वो इस्लामिक बैंक की कस्टडी में हो, उसकी ओनरशिप में हो, उसकी पोजेशन में हो, और वो मैन्युफैक्चर्ड हो या प्रोड्यूस्ड हो या परचेज्ड हो, जो भी केस था। तो वो कहता है जी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी सेलर और बायर के दरमियान सब्जेक्ट मैटर या आइटम है वो उस वक्त एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद मिसाल उसने दिया है कि अगर ए ने बी को गाय का बछड़ा बेचना है तो वो बछड़ा जो है वो अभी तक पैदा नहीं हुआ हुआ, ऐसे बछड़े की सेल परचेज नहीं हो सकती। तो मुराबा में भी यही है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर सेल परचेज नहीं हो सकता जिसने फ्यूचर में क्रिएट होना है। कंडीशन नंबर टू, जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऑनरशिप में हो। ये ना हो कि इसने इस्लामिक बैंक ने भी उससे क्या किया है, किस्तों पे लिया और ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करवाई सप्लायर से। नहीं, ऑनरशिप होना जरूरी है सेलर की, यानी इस्लामिक बैंक की ऑनरशिप होना जरूरी है और गुड्स का टाइटल उसके पास होना चाहिए। उसके बाद ओनरशिप के साथ साथ पोजेशन होना भी जरूरी है, फिजिकल पोजेशन या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। फिजिकल पोजेशन का मतलब कब्जा मुराद है, तो खाली मलकियत ना हो बल्कि कब्जा भी हो। तो इस्लामिक बैंक के पास अगर फॉर एग्जांपल इस्लामिक बैंक से हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं मुराबा पे, प्लांटर मशीनरी लेना चाह रहे हैं, तो वो प्लांटर मशीनरी इस्लामिक बैंक की ओनरशिप में हो और वो इस्लामिक बैंक के गोदाम में पड़ी हो। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब होता है कि फिजिकली तो वो अपने गोदाम में नहीं लाया इस्लामिक बैंक, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंट्स इस्लामिक बैंक के पास है और उसके नाम है। जैसे जमीन की फिजिकल पोजेशन नहीं हो सकती, उसको आप उठा के इधर उधर से लेके नहीं जा सकते, वो इमूवेबल है। उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होती है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हमेशा इमूवेबल चीजों की होती है, मूवेबल की भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर वैसे इमूवेबल की होती है। तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब डॉक्यूमेंट्री पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, तीसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट मैटर सेल किया जा रहा है वो उसी वक्त प्रॉम्प्ट हो। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि इधर से इस्लामिक बैंक ने सप्लायर से चीज ली और आगे फौरन बायर को बेच दी, और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ एब्सोल्यूट हो, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए सेलर बायर के दरमियान। सब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए जो कि ओपन मार्केट में डिटरमिन की जा सके ताकि डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो उसकी वैल्यू इस्लामिक बैंक अपनी कॉस्ट के तौर पे रखेगा। फिर उसके अलावा जो गुड्स डिलीवर की जा रही है बायर को उसमें किसी किस्म की कोई कॉन्टीजेंसी या कोई चांस की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, यानी इस्लामिक बैंक ये ना कहे कि मैं उस वक्त आपको चीजें दूंगा या चीज आइटम दूंगा जब फॉर एग्जांपल मुझे इतना प्रॉफिट होगा या मुझे फॉर एग्जांपल एक माह गुजर जाएगा देन मैं आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी किस्म की कोई कॉन्टीजेंसी या कोई चांस उस पर डिपेंड ना कर रही हो। उसके बाद नेक्स्ट, प्राइस के बारे में सर्टेनिटी हो, डाउट ना हो या किसी ऐसे
फ्यूचर इवेंट पे बेस ना कर रही हो प्राइस जो कि अभी तक अकर नहीं हुआ। उसके अलावा सेल अनकंडीशनल हो, प्रॉमिस अनकंडीशनल हो। उसके अलावा वो कहता है पार्टीज अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स करें और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट में किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी ना हो। मसला जो प्राइस फिक्स किया कि ये 2 लाख जमा 50,000 करके, अब इसने एक्स लिमिटेड ने पैसे किस्तों में देने हैं, लमसम देने हैं, हर महीने कितनी किस्त देनी है या 3 माह बाद देनी है, इसका टाइम पीरियड पहले से तय किया जाए और इसको फ्यूचर के किसी अनसर्टन इवेंट पे बेस नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात, सब्जेक्ट मैटर उसी वक्त दिया जाए। सब्जेक्ट मैटर पोजेशन में भी हो, ऑनरशिप में भी हो इस्लामिक बैंक के, सब्जेक्ट मैटर लॉफुल हो। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू हो कोई ना कोई, सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी प्राइस फिक्स की जाए, उसकी पेमेंट का मैकेनिज्म और पेमेंट की ड्यू डेट्स फिक्स की जाए। ये सारी कंडीशन है ताकि कल को इस्लामिक बैंक और ये क्लाइंट के दरमियान डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा इस्लामिक बैंक अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट जो ऐड कर रहा है वो भी उसको बताए। तो कंडीशन तो काफी ज्यादा है यहाँ। 3 मोड ऑफ फाइनेंसिंग हमने पढ़ लिए हैं, मुशारका, मुदारबा और मुराबा। चौथा वाला जो है वो लास्ट वन, दैट इज इजारा। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इजारा। इजारा पे बात करेंगे। इजारा मींस सेल्स, सॉरी सॉरी, इजारा मींस रेंटल, जिसको लीज भी कहते हैं आप, लेकिन इस्लामिक लीज, खाली कन्वेंशनल लीज नहीं। इस्लाम में नॉर्मली ऑपरेटिंग लीज ही पाई जाती है, फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज नहीं है। जी जनाब। जी बेटा, हम आते हैं लास्ट वन, इजारा की तरफ। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मुदारबा, मुशारका एंड मुराबा। नाउ लास्ट वन आते हैं इजारा की तरफ। तो इजारा की अगर आप ये डायग्राम देखें तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसको कोई ना कोई एसेट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल उनको अपने बिजनेस के लिए प्रेमिसेस रिक्वायर्ड है। तो क्या होता है, कंपनी है, मिसाल के तौर पर ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये इस्लामिक बैंक के पास जाती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि हम आपसे लीज पर, अंडर द लीज अरेंजमेंट, हम आपसे प्रेमिसेस रेंटल पे लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेमिसेस या कोई प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है। अंडर द इजारा हम आपसे ये लेना चाह रहे हैं। तो ये कंपनी इस्लामिक बैंक से प्रॉमिस करती है कि हम ले लेंगे। तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, वो फॉर एग्जांपल एक होम सेलर है या प्रॉपर्टी सेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट करता है, उससे परचेज करता है, पेमेंट करता है नंबर 2 पे, और उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी और डॉक्यूमेंट अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता है। इसके बाद यहाँ से काम तो ख़त्म हो गया। यानी एक प्रॉपर्टी, एक इक्विपमेंट या कोई गाड़ी या कोई भी और एसेट, ख़ास तौर पर ज़्यादातर गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है इस्लामिक बैंक्स में। तो इस्लामिक बैंक ने घर या गाड़ी पेमेंट करके अपने नाम करवा ली, ठीक है। अभी तक लीज एग्रीमेंट शुरू नहीं हुआ। अभी सिर्फ क्या किया है, इस्लामिक बैंक ने जो एक्स लिमिटेड कंपनी को एसेट रिक्वायर्ड है, वो एसेट अपनी ऑनरशिप में एक्वायर किया है। अब वो इस केस में नाउ इस्लामिक बैंक विल बिकम लेसर। तो होगा क्या, चौथे नंबर पर ये होगा कि इस्लामिक बैंक के दरमियान और कंपनी के दरमियान लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी एक्स लिमिटेड और लेसर के दरमियान लीज एग्रीमेंट साइन होगा।
इस एग्रीमेंट के तहत इस्लामिक बैंक विल बी बाउंड टू डिलीवर द एसेट। एसेट 1 हफ्ते में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में डिलीवर करेंगे इनको। जब लीज एग्रीमेंट के तहत उसका बारी बारी आएगी, फॉर एग्जांपल उस क्लाइंट की, तो जब तक एसेट डिलीवर नहीं हो रहा, इस्लामिक बैंक इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी लीज रेंटल। कन्वेंशनल में रेंटल पहले से ही शुरू हो जाते हैं, इस्लामिक इजारा में जो है वो इस्लामिक लीज में, वहां जब तक एसेट डिलीवर नहीं होगा रेंटल शुरू नहीं होंगे। तो होगा क्या कि इस्लामिक बैंक और ये कंपनी रेंटल एग्री करेंगे, और इस्लामिक बैंक जो है वो रेंटल एग्री करने के बाद उस रेंटल पर एसेट कंपनी को डिलीवर करेगा, और बदले में वो कंपनी रेगुलर पीरियोडिक रेंटल पेमेंट्स इस्लामिक बैंक को करती रहेगी। फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए गाड़ी या 7 साल के लिए लीज अरेंजमेंट पर गाड़ी ली गई है, तो गाड़ी का एग्रीमेंट हुआ, लीज एग्रीमेंट, दैट इज फॉर ए। गाड़ी की डिलीवरी हुई, क्योंकि डिलीवरी कई दफ़ा ऐसे होता है कंपनी की वजह से लेट हो जाती है, तो जब डिलीवरी होगी देन इस्लामिक बैंक नंबर 4C पे रेंटल लेने का हकदार है। तो कंपनी ने रेंटल अदा किया, फॉर एग्जांपल ये लीज टर्म 5 साल है, तो 5 ईयर्स में तकरीबन 60 रेंटल बनते हैं। इस्लामिक बैंक को ये एक्स लिमिटेड ने 60 रेंटल पे किए। अब सवाल पैदा होता है कि जब 5 साल पूरे होंगे तो क्या होगा। जी, जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं ना, तो इजारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। इजारा एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद उस पॉइंट पे दोबारा एक एग्रीमेंट होगा, और वो इन दोनों की मर्जी पर होगा, डिपेंड करेगा। वो एग्रीमेंट क्या होता है कि या तो उस एसेट की ऑनरशिप थ्रू गिफ्ट ट्रांसफर हो जाए, या वो उस एसेट की ऑनरशिप थ्रू सेल परचेज एग्रीमेंट ट्रांसफर हो। तो ये आपको नंबर 5A या 5B नजर आ रहा होगा, तो 5B में तो थ्रू गिफ्ट ही ट्रांसफर है, और अगर थ्रू पेमेंट ट्रांसफर है तो फिर 5A के तहत पहले पेमेंट आएगी कंपनी की तरफ से, सेल होगा एसेट, उसकी पेमेंट आएगी, और इस्लामिक बैंक देन ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर थ्रू सेल परचेज एग्रीमेंट, और वो सेल परचेज एग्रीमेंट एंटायरली इंडिपेंडेंट टू लीज या इजारा एग्रीमेंट होगा, वो उसके साथ नथी नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा कि जी इजारा के साथ लाजमी गिफ्ट होना है बाद में। ऐसा भी हो सकता है कि गिफ्ट हो ना हो, सेल परचेज हो, वो अलहदा बात है कि इस्लामिक बैंक प्रैक्टिस में ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो एक अलहदा बहस है। लेकिन उस एसेट की अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो ट्रांसफर ऑनरशिप के दो तरीके हैं, आइदर थ्रू गिफ्ट और आइदर थ्रू सेल परचेज एग्रीमेंट, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट एग्रीमेंट होगा इस 5 साल के मुकम्मल होने पर। तो ये सारा इजारा का कॉन्सेप्ट है, विच इज जस्ट लाइक अ रेंटल ऑफ एन एसेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और उसके पीरियड के एंड होने पर एसेट वापस भी हो सकता है और उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर भी हो सकती है थ्रू अ सेपरेट एग्रीमेंट। तो वो कहता है इजारा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो एसेट का ऑनर है, जो ऑनर ऑफ द एसेट, यूज ऑफ रख का मतलब होता है एडवांटेज टू यूज, यूज करने का राइट ट्रांसफर करता है। लेकिन वो जो एसेट होगा वो कंज्यूमेबल चीज नहीं होगी, ऐसी चीज नहीं है जिसको यूज करने से वो चीज ही खत्म हो जाए। मसलन को खाने पीने की फूड आइटम नहीं हो सकती लीज पे, चावल लीज पे नहीं हो सकते, क्योंकि मसलन अगर मेरे पास चावल है और मैं वो इस्लामिक बैंक लीज पे दे देगा, वो चावल खत्म हो जाएंगे। कंज्यूमेबल आइटम की कभी लीज नहीं होनी, या इजारा नहीं होना। इजारा है ही नॉन कंज्यूमेबल, यानी वो चीज जो कंज्यूम होने के बाद खत्म ना हो। तो वो कहता है इजारा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एसेट का ओनर राइट टू यूज ट्रांसफर करता है लेसी को, एग्रीड पीरियड के लिए करता है और एग्रीड कंसिडरेशन पर। वो एग्रीड पीरियड मेरी एग्जांपल में 5 साल है, एग्रीड कंसिडरेशन लीज रेंटल है। कहता है जो लेसर है उसके पास ऑनरशिप का राइट होता है और वो लीगली बाउंड है कि तमाम रिस्क बियर करे, और किसी किस्म का कोई भी नेचुरल डैमेज हो जाए, कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, कोई रिपेयर मेंटेनेंस आ जाए, तो वो लेसर की जिम्मेदारी है। लेसी सिर्फ जिम्मेदार होगा नेग्लिजेंस के केस में, अगर एसेट लेसी की नेग्लिजेंस की वजह से खराब हो रहा है या उसको ऑपरेट करने का खर्चा है, वो लेसी की जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर इस्लामिक बैंक से गाड़ी ली है कंपनी ने, अब गाड़ी को चलाने में जो फ्यूल कंज्यूम होगा वो फ्यूल की लीज नहीं है, तो वो फ्यूल जो है वो कंपनी ने खुद डलवाना है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हो जाए कोई या कुछ हो जाए, तो वो फिर लेसर यानी इस्लामिक बैंक उसका जिम्मेदार है। उसके अलावा वो कहता है जी
जो लेसर है वो लेट पेमेंट की वजह से कोई पेनल्टी चार्ज करके उसको अपनी इनकम नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पर एक्स लिमिटेड अगर रेंटल लेट पे करे तो ये उससे फाइन ले ले। अगर फाइन लेना है तो वो चैरिटी होगा, अपनी इनकम के तौर पे नहीं रख सकता। उसके बाद लीज टर्म के एंड होने पर जो सेल का एग्रीमेंट होगा वो लीज से इंडिपेंडेंट होगा, और वो उसके साथ कंटीजेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा कि मैं आपको लीज पे तभी दूंगा जब एंड पर आप मुझसे खरीदेंगे और मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, तो देयर मस्ट बी टू सेपरेट एग्रीमेंट्स। जो कन्वेंशनल लीज है उसके साथ यही प्रॉब्लम है, उसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन की वजह से टू एग्रीमेंट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसपे इस्लामिक शरिया इजाजत नहीं देती। कन्वेंशनल लीज को किसी भी वक्त लेसर कैंसिल कर लेता है, लेकिन इजारा कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से ही हमेशा कैंसिल किया जाएगा। विदाउट द म्यूचुअल कंसेंट वो लीज टर्मिनेट नहीं हो सकती, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होगा। तो और भी बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी लिमिटेड से लिखी हुई हैं। तो आपको अगर ये डायग्राम समझ आ गई है तो आप इन डायग्राम को बार बार पढ़ के आप इनकी फीचर्स को याद रख सकते हैं। ये हमारा इस्लामिक फाइनेंस का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हमारा है अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आखिरी टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग जो है ये आपने वैसे खुद पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में सबसे पहला सोर्स है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल फर्म। ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो मिलके एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम वेंचर कैपिटलिस्ट या जो भी नाम है, बीएमए कैपिटल, इस तरह किसी भी नाम से ये कुछ वेल्दी इंडिविजुअल मिलते हैं, कंपनी रजिस्टर कराते हैं। उनका काम होता है कि छोटी छोटी बिजनेसेस को सरमाया देना, उनके औने पौने दामों शेयर्स खरीदना और उनको बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट करके चला के महंगे दामों उनके शेयर्स बेच देना, ये काम है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड छोटी कंपनी को पैसा देने वाले इदारे हैं। इनके पैसा देने की टर्म्स एंड कंडीशन सख्त होती हैं, और इन्होंने 5 या 10 साल बाद अपना पैसा जो इक्विटी स्टेक है वो निकाल लेना होता है, इसको कहते हैं एग्जिट। उसके मध्य मुकाबिल बिजनेस एंजल्स होते हैं जो कि आपकी छोटी कंपनीज में फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बिजनेस एंजल्स में तमाम वेल्दी इंडिविजुअल आते हैं जो इदारे के तौर पे नहीं चल रहे, आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी कंपनी को, आपके फैमिली बिजनेस को पैसा देते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक इदारा है, बिजनेस एंजल इंडिविजुअल्स हैं, इदारे की फॉर्म में नहीं चल रहे। वेंचर कैपिटलिस्ट भी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसा देते हैं इक्विटी स्टेक पे, बिजनेस एंजल्स भी इक्विटी स्टेक पर पैसा देते हैं। उसके अलावा प्राइवेट इक्विटी फंड्स, इनका काम भी ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को पैसा देते हैं, लेकिन ये वेंचर कैपिटलिस्ट से छोटा इदारा होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट भी कई दफा प्राइवेट इक्विटी फंड भी कहलाता है। तो ये तीनों जो है ना अदर सोर्सेज, ये स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट, बिजनेस एंजल, प्राइवेट इक्विटी फंड। उसके बाद बैंक्स के पास फाइनेंसिंग का जो तरीकाकार है उसको कहते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। यानी अगर बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसों की जरूरत हो तो वो अपने किसी एसेट को सिक्योरिटीज की शक्ल में इशू कर देता है मार्केट में, उन सिक्योरिटीज के जरिए पैसा लेता है जो जो सिक्योरिटीज किसी एसेट के अगेंस्ट होती हैं। तो नॉर्मली इनको एसेट बैक्ड या एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो ये मैं बड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा बता रहा हूँ, आप ये ना समझे मैं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वैसे मैंने नया टॉपिक शुरू करना है, ये आप पढ़ के आएंगे, आखिरी 15-20 मिनट में मैं बताऊंगा।
तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल क्या है कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने उन तमाम एसेट्स को जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इनलिक्विड है, पड़े हुए बेकार, और वो चाहते हैं कि इनके बदले कोई सिक्योरिटीज इशू करके पैसे इकट्ठे किए जाए, तो इनलिक्विड एसेट्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। नॉर्मली ये बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि आप जितनी भी वैल्यू के एसेट है उससे थोड़ी कम वैल्यू की सिक्योरिटीज जर्नल पब्लिक में इशू करते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं और बदले में उनको उस पर रिटर्न कमा के देते हैं बस सिक्योरिटीज पे। तो ये इलिक्विड एसेट्स की सिक्योरिटी बनाने को एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट is an institution that provides funds to small companies. Business angels are the wealthy individual who provide finance to the small and private limited companies. Private equity fund is similar to venture capitalist. और एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक्स के लिए पैसे फंड्स अरेंज करने का, लिक्विड फंड्स, लिक्विडिटी को अरेंज करने का तरीका है कि अगर लिक्विड कैश की शॉर्टेज है तो बैंक अपने पुराने एसेट्स जो पड़े हुए हैं, जो इलिक्विड एसेट्स हैं, उनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके पब्लिक को इशू करके पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा प्रोसेस काफी लेंथी सा है, तो ये आप जरा नोट्स में पढ़ लीजिएगा। तो इसका प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, इस पे ही मुझे लगता है नॉर्मली बच्चों को मसला आता है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। तो ये जो अदर सोर्सेज हैं ये इतने फेमस नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आए हुए इस पे एमसीक्यूज, ये ना हो कि आप इसको पढ़े ना और आपके एमसीक्यूज आ जाए पेपर में तो आपको नुकसान हो। माजी में ऐसा हुआ है कि बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है तो वो पढ़ के नहीं आए और पेपर में एमसीक्यूज इसमें से हर दफा ही तकरीबन आ रहा है। चले, बस हमारा वैसे चैप्टर ये खत्म हो चुका है, लेकिन आप इसको पढ़ाइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम शुरू कराऊंगा बजटिंग का चैप्टर और आखिरी 15-20 मिनट में ये डिस्कस करूंगा। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।